नमस्ते। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज की क्लास में हम आपके लिए फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर के हाजिर हैं, जिसमें हमने सभी टॉपिक से जो है महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। देखेंगे कि इन प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न कौन सा है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो हम देखेंगे कि स्त्रीत्व में देखेंगे कि त्व प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो यदि किसी भी शब्द में त्व प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो इसका सरल तरीका क्या है इसको समझने के लिए, इसका सही आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। यदि किसी शब्द में त्व प्रत्यय जुड़ा हो तो वह होता है भाववाचक। आगे देखेंगे कि क्रिया का मूल रूप क्या है। तो इस प्रश्न के कुछ विकल्प हैं, धातु, प्रत्यय या उपसर्ग। तो हम देखते हैं कि क्रिया का मूल रूप यहाँ पे पूछा जा रहा है। जैसे हम कोई एक क्रिया शब्द लेते हैं, जैसे हमने लिया हंसना, यह एक शब्द है, मूल रूप नहीं है। मूल रूप कब बनता है, जैसे हमने ना को हटा दिया तो बचा हंस, तो यही इसका मूल रूप है। तो इसका आंसर क्या होता है, धातु। यह जो मूल रूप है इसको धातु बोला जाता है। उसमें हंस में हलंत लगा दिया जाता है, ठीक है। तो हंस धातु जो है यह क्रिया का मूल रूप हुआ। आगे देखेंगे अगले प्रश्न में कि समझौता में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कुछ विकल्प दिए गए हैं, ता, औता या झौता। मुझे लगता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, औता, ठीक है। तो इसका सही आंसर औता हो गया। अब हमको यह देखना है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो हम करके देख लेते हैं। हमने लिखा कि समझ धन औता, तो बन गया समझौता। अब क्या है कि उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो, इन दोनों में जैसे हमने प्रत्यय और उपसर्ग को जब हम अलग कर लेते हैं तो दूसरा जो बचा रहता है जो शब्द, वह शब्द सार्थक होना चाहिए। अगर वह सार्थक होता है तो आप समझ लीजिए कि आपने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अधिकांश एग्जाम्स में लिपियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह प्रश्न जो है इन्हीं से संबंधित है। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि है। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, रोमन, गुरुमुखी और देवनागरी। इसको देख करके हम समझ जाएं कि महाराष्ट्र की भाषा है, यानी हमारे देश की भाषा है। तो हमारे देश की भाषा जो है, इसका जो है आंसर क्या होना चाहिए, गुरुमुखी यह पंजाबी भाषा से संबंधित है, रोमन यह अंग्रेजी और जर्मन भाषा से संबंधित है या फ्रेंच भाषा से। तो इस तरह से रोमन भाषा तो होगा नहीं, गुरुमुखी पंजाबी से संबंधित है तो यह भी नहीं होगा। आंसर बचता है देवनागरी। देवनागरी जो है इसमें कुछ और भाषाएं आती हैं जैसे संस्कृत। अगला प्रश्न देखते हैं कि यह गाय बहुत दूध देती है, इसमें यह है। तो पूछा जा रहा है कि यह क्या है, आखिर संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण पद है। तो हम देखेंगे कि यह गाय, ठीक है। तो गाय तो संज्ञा पद है, लेकिन हमें बताना है यह के बारे में। तो इसका आंसर है कि गाय के बारे में संकेत कर रहा है यह शब्द। तो यह क्या है, विशेषण है। और विशेषण में भी हम देखेंगे कि यह खास विशेषण कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न लेंगे कि प्रभाव शब्द का लिंग है। तो हम देखते हैं कि इसमें लिंग पूछा जा रहा है कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। तो हम देखेंगे नपुंसक लिंग की जहाँ तक बात हुई तो सबसे पहले एक आप ध्यान से देखिएगा कि नपुंसक लिंग तो हमारे हिंदी भाषा में होता नहीं, तो यह जो है होगा ही नहीं। यह अब पहले इसको कट कर दें। देखिए सबसे आसान सा तरीका है लिंग को समझने का, हम उस शब्द से संबंधित जो सर्वनाम शब्द होगा उससे उसको देख करके हम समझ सकते हैं, या उससे संबंधित कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनकी क्रिया से हम उसको समझ जाएंगे कि उसमें कौन सा लिंग है, ठीक है। तो यहाँ प्रभाव जो शब्द है इसके सर्वनाम को हम देखते हैं कि उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्रिया भी है और उसका, तो यह सर्वनाम शब्द उससे मिलता जुलता जो है, तो यह क्या है, यह साफ बताता है कि यह क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। बढ़ती जा रही है नहीं, उसकी नहीं, उसका। तो इस तरह से यह क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें स्त्रीलिंग रूप पूछा जा रहा है, ठीक है। उसका लिंग नहीं बताना हमको। तो देखेंगे कि सूर्या, सूर्याड़ी और मादा सूर्य, यह 3 विकल्प दिए गए हैं। इसमें हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए, सूर्य। जैसे हमने एक शब्द लिया इंद्र, तो इंद्र का रूप क्या बनता है, इंद्राणी। भौगोलिक में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। हम प्रत्यय को अलग कर देते हैं तो जो बचता है वह जो सार्थक शब्द होता है, ठीक है। तो भौगोलिक में हम ध्यान से देखेंगे कि क्यों को होगा, भौगोलिक में अगर हम को अलग करते हैं तो भौगोलिक, इसका कोई अर्थ नहीं होता, तो यह गलत होगा। फिर इसके बाद बारी आती है कि इक। तो अगर हम भौगोलिक में भौगोल धन इक अगर करते हैं तो यह हमारा सही आंसर होता है। जी हाँ, यह सही आंसर होगा। लेकिन जो शब्द बनता है कुछ जो है अंतर आता है उसमें संधि विच्छेद करते समय, और क्या अंत में बनता है, भूगोल धन इक, यह संधि विच्छेद होता है।
तो यह सार्थक शब्द होता है, भूगोल नहीं होगा, भूगोल होगा। ओके, देखते हैं कि कुछ ऑप्शन में उपसर्ग भी दिए रहते हैं जिससे कि आदमी कंफ्यूज होगा। अगले प्रश्न की तरफ फटाफट बढ़ते हैं। ऐसा शब्दांश जो शब्द के पूर्व में जोड़ा जाता है वह है, कुछ विकल्प दिए गए हैं, प्रत्यय, उपसर्ग या धातु। तो हम देखते हैं कि शब्दांश की बात हो रही है, तो प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं, उपसर्ग भी शब्दांश होते हैं। शब्द के पूर्व में जो जोड़े जाए उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, अगला लेते हैं। हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पे होता है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। तो हमारा सही आंसर है संज्ञा। संज्ञा के आधार पे ही शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। अगला प्रश्न लेंगे, हमेशा बहुवचन होता है। तो हम देखते हैं कुछ विकल्प दिए गए हैं, प्राण, पक्षी और मछली। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही बहुवचन होते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन होते हैं। हम बात करते हैं कि हमेशा बहुवचन होता है, तो वो कौन कौन से शब्द हैं, पक्षी, मछली और प्राण। तो इसका सही आंसर है प्राण। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, या आपके दर्शन हो गए, या तुम्हारे आंसू सूख गए। तो आंसू, प्राण, दर्शन, ये शब्द जो हैं ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक, इनमें से एक प्रत्यय नहीं है, तो कुछ विकल्प हैं उनके, ई, ता और अनु। तो हम देखते हैं कि ई प्रत्यय होता है, जैसे गर्मी, बोली, तो इस तरह से। और ता प्रत्यय है, लघुता, जड़ता, तो ये ता प्रत्यय होता है। लेकिन अनु जो है यह प्रत्यय नहीं है, यह एक उपसर्ग है और उपसर्ग के अलावा जो है एक अवयव भी है। ठीक है, तो स्व कौन सा व्यंजन है, स्पर्श, ऊष्म या संयुक्त। स्पर्श, तो इस पर हम देखते हैं कि क से लेकर के म तक जो होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो इसमें स्व नहीं आता, तो ये आंसर नहीं होगा। ऊष्म वर्ण होते हैं, इसमें जो है तीनों श, बड़ा श, मूर्धन्य स और छोटा स और ह। तो इन चारों में जो है स्वर नहीं आता, तो यह जो नहीं होगा। हमारा सही आंसर है संयुक्त। ये होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, तो यह जो है कौन सा व्यंजन हुआ, संयुक्त व्यंजन। और इनमें हम देखेंगे कि क्ष जो है क और श से मिलके बना है, त्र जो है त और र से मिलके बना है, ज्ञ जो है ज यह से मिलके बना है, और श जो है यह बड़ा श और र से मिलके बना है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। योजक चिन्ह है, प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा योजक चिन्ह है। तो यह जो है यह विवर्त चिन्ह है, तो यह हमारा सही आंसर नहीं है। यह हमारा निर्देशक चिन्ह है, तो यह भी सही आंसर नहीं है। आंसर कौन सा है, योजक चिन्ह। योजक का मतलब ही होता है जोड़ने वाला, दो शब्दों को जोड़ता है वह होता है योजक चिन्ह। ठीक है, चाहे वह विलोम शब्द हो या युग्म वाले शब्द हो, जैसे नए नए, तो इसके बीच में क्या आया, एक ही शब्द दो बार आ रहा है, तो उसमें क्या आया, उसमें आया योजक चिन्ह। ठीक है, निर्देशक चिन्ह नहीं। निर्देशक चिन्ह जो होता है वह निर्देश देते समय या उदाहरण देते समय जो है प्रयोग में लाया जाता है, या कोई बोल रहा है तो उसके नाम के ठीक बाद, यानी जैसे कि मैंने बोला कि राम, उसके बाद उसका वाक्य अगर आपको लिखना है कि वह क्या बोल रहा है, तो राम के ठीक बाद जो है निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, हम देखते हैं समान उदर से जन्म लेने वाला। तो इसके लिए एक शब्द कौन सा होता है, उद्भिज, द्विज या सहोदर। उद्भिज का अर्थ होता है उद माने उत्पन्न होना, और भिज यानी उद्भिज माने जो धरती से उत्पन्न होता है उसको उद्भिज बोलते हैं, तो यह नहीं होगा। द्विज का अर्थ होता है जो दो बार जन्म लेता है, तो यह भी नहीं होगा। हमारा सही आंसर कौन सा है, समान उदर से जन्म लेने वाला। सह का अर्थ होता है साथ, यानी साथ जन्म लेते हैं जुड़वा बच्चे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, समान उदर से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, सहोदर। अगला देखते हैं, मनोभाव को प्रकट करने वाले वाक्यों में मुख्यतः किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो जहाँ पे भी हमारे मन के भाव प्रकट हो रहे हो जिस वाक्य से, उस वाक्य में मुख्यतः, मुख्य रूप से जो है चिन्ह, निर्देशक चिन्ह या विस्मय बोधक चिन्ह। तो हमारा सही आंसर है विस्मय बोधक चिन्ह। ठीक है, कमल नयन समास नहीं है। तो इस प्रश्न में हम देखेंगे कुछ विकल्प दिए गए हैं, कर्मधारय, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। तत्पुरुष में जो है कारक चिन्ह गायब रहता है, तो इसमें भी कारक चिन्ह दिख नहीं रहा, तो क्या यह होगा, नहीं, यह नहीं होगा। ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं कर्मधारय या बहुव्रीहि में दोनों में से कोई एक हो सकता है सही। कमल के समान जो नयन है वह होता है कमल नयन। इस शब्द को आप ध्यान से देखिएगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें उपमेय और उपमान संबंध होता है, तो वे कौन से समास होते हैं,
वे समास होते हैं कर्मधारय समास, ठीक है, जिसमें उपमेय और उपमान संबंध हो या विशेषण और विशेष संबंध हो, ठीक है। और लेकिन हम देखते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कर्मधारय न होकर के बहुव्रीहि होते हैं। जैसे हमने लिया कमल नयन, तो कमल नयन में हमने पहले देखा कि यह जो है उपमेय और उपमान संबंध है, लेकिन हमारा जो है कर्मधारय सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि कमल नयन बोलने पर जो है यह एक नाम है किसका, यह नाम है तीसरे पद यानी विष्णु का। यदि उपमेय और उपमान मिल करके किसी तीसरे पद का अर्थ बताएं तो वहां पे कर्मधारय न हो करके बहुव्रीहि समास होता है। सही आंसर क्या है, बहुव्रीहि समास, ठीक। अनुज शब्द में उपसर्ग है, कुछ विकल्प दिए गए हैं ज, अ, अनु। तो इनमें जो है हम देखते हैं कि यह जो पीछे लगा रहता है यह क्या होता है, प्रत्यय होता है, ठीक है। और हमको बात करना है उपसर्ग के बारे में। तो उपसर्ग जो होता है आगे की तरफ लगा होता है। हम देखते हैं कि अनु में जो है अ भी है और अनु भी है, तो लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, अनु, ठीक है। क्योंकि हमने आपको बताया कि उपसर्ग और प्रत्यय में जब हम अलग कर लेते हैं, जैसे हमने किया अनु और ज, तो देखिए ज का अर्थ ही होता है जन्म लेने वाला और अनु का अर्थ होता है पीछे। तो हमसे पीछे जो जन्म लेता है उसको बोलते हैं अनुज, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सही आंसर हुआ अनु। इकहरा उदाहरण चिन्ह है। इस प्रश्न में हम देखेंगे कि कुछ चिन्ह दिए गए हैं, विराम चिन्ह, उनको देखेंगे कि यह जो है यह क्या है, यह योजक चिन्ह है और यह है जो है खड़ी पाई, तो खड़ी पाई इसको बोलते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। तो यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा, बचता है कौन, ये सिंगल इन्वर्टेड कामा जो है उसी को बोलते हैं इकहरा उदाहरण चिन्ह। इकहरा यानी एक एक है, इसलिए इसको बोलते हैं इकहरा उदाहरण चिन्ह, सही। अगला देखेंगे मुख चंद शब्द में कौन सा समास है। तो हम जो है देखेंगे कि मुख चंद शब्द है, इसमें देखेंगे कि चंद जो है यह पीछे आ गया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, तो उसी में से हमने मुख चंद लिया। इस मुख चंद का कौन सा समास होगा, कर्मधारय, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। तो हो सकता है कि इस तरह के शब्द आपको लिखें एग्जाम में, जिसकी उपमा दी जा रही है वह हो गया चंद्रमा और मुख क्या है, हमारा उपमेय है। मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से। इस तरह से देखा जाए तो यह हमारा कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। एक मात्रिक उच्चारण को कहते हैं ह्रस्व, दीर्घ या प्लुत। उच्चारण काल के आधार पे जब स्वरों का विभाजन होता है तो वहां पे एक मात्रा वाले जो वर्ण होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ह्रस्व वर्ण। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो वह है व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। तो इन तीनों में हमारा सही आंसर होता है कि जहाँ पे द्रव यानी किसी भी जो है लिक्विड पदार्थ की बात हो रही हो या धातु जिससे कोई चीज बनती हो तो वह धातु, तो वहां पे हमारा सही आंसर कौन सा होता है, द्रव्यवाचक, ठीक है। अगला देखते हैं विस्मरण चिन्ह का दूसरा नाम है टीका सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह। तो हम देखते हैं कि विस्मरण का अर्थ होता है भूलना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टीका सूचक जो चिन्ह होते हैं उनका शेप कुछ इस तरह से स्टार टाइप का होता है, तो यह हमारा नहीं होगा। लाघव चिन्ह जो बड़े शब्द को शॉर्टकट में किया जाता है तो उसको लाघव चिन्ह बोला जाता है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर होता है त्रुटि पूरक। त्रुटि का अर्थ होता है गलती और पूरक यानी पूरा करने वाला, यानी कहीं पे गलती हो गई हो तो उसको पूरा करने के लिए विस्मरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और यह कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। आगे देखेंगे पंचानन में कौन सा समास है। तो इस वाक्य में हम देखेंगे कि बहुव्रीहि, कर्मधारय या द्विगु, तीन विकल्प दिए गए हैं। इस शब्द को आप ध्यान से देखिएगा। इस तरह के यदि शब्द आए तो सबसे पहले संख्या दिख जाती है यहाँ पे पंच, तो अगर संख्या दिखती है तो सामान्य तौर से द्विगु समास होता है। लेकिन उसके साथ साथ यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि शब्द में देखेंगे हम ध्यान से कि उन दोनों शब्दों को मिला करके अगर तीसरे पद के बारे में बताया जा रहा हो या पंचानन बोल रहे हैं तो इससे जो है पंचानन किसका नाम है, यह है ब्रह्मा का नाम। तो यदि तीसरे पद के बारे में बताया जा रहा हो तो वहां पे जो है द्विगु समास न हो करके कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास, ठीक। यह इसका सही आंसर होगा। स्वर से रहित ध्वनियां कहलाती हैं। इस प्रश्न में कुछ विकल्प दिए गए हैं धातु, मूल वर्ण या अक्षर। तो हम देखते हैं बात हो रही है कि स्वर से जो रहित हैं यानी बिना स्वर के जो है उनको क्या बोला जाता है, उन ध्वनियों को धातु। तो यह तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको धातु बोला जाता है। वर्ण जो होते हैं उनमें स्वर नहीं होता।
जो उसके नीचे हलंत लगा होता है। तो मूल वर्ण जो होते हैं वे स्वर से रहित होते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर हुआ। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर यह आपको क्लास पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों से। ठीक है, कल मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।